दरियाए रावी के बाएं किनारे पर वाक़ सदियों से आबाद शहर लाहौर दुनिया के चंद कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर की मालूम तारीख के बारे में इख्तिलाफ है, जो इस शहर के कदीम तरीन होने की खुद एक दलील है। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि मगरिब से लेकर मशरिक़ तक तमाम कदीम तरीन तहजीबें दरियाओं के किनारे परवान चढ़ीं। यूनान से लेकर मेसोपोटामिया और यरूशलेम से लेकर मोहनजोदाड़ो तक। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि जब से रावी बह रहा है, शायद तब से इसके किनारे पर आबादी रही। लाहौर शहर से ऐसे सिक्के भी मिले हैं जो सिकंदर आज़म के ज़माने के बताए जाते हैं। सिकंदर आज़म, जिसे दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानती है, ये यूनानी फातेह तमाम उम्र नाकाबिल शिकस्त रहा और इसकी हुकूमत एनाटोलिया से मेसोपोटामिया और पंजाब तक फैली हुई थी। कहा जा सकता है कि मौजूदा पाकिस्तान पर सिकंदर आज़म ने 326 क़ब्ल मसीह में ईरान के बाद हमला किया। शायद उस वक्त भी रावी के किनारे पर कुछ आबादियां रही हों। मगर लाहौर शहर के बारे में मौरखीन की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि यह शहर हिंदू देवता रामाचंद्रा के बेटे लौह के नाम पर आबाद किया गया। लाहौर अपने इब्तदाई ज़मानों में मंदिरों का शहर जाना जाता था। कुछ मौरखीन ने इस शहर के आबाद होने का ज़माना 1200 क़ब्ल मसीह बताया है, मगर मौरखीन की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि लाहौर की तारीख कम से कम 2000 साल पुरानी है। लाहौर सतह समंदर से 703 फीट बुलंद है। यहाँ की आबो हवा, तारीखी अहमियत, ज़रख़े ज़मीन और दीगर इनफरादी वजूहात की बिना पर इस शहर के चर्चे आम हैं। इस शहर में हिंदू राज रहा, मुसलमान हुक्मरान रहे, सिखों का तसल्लुत रहा, अंग्रेज़ काबिज़ रहे, मगर 1000 साल से ये शहर हज़रत अली हजवेरी दादा गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मीरा हुसैन ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयद याकूब ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे जलीलुल क़द्र बुज़ुर्गों का शहर है। इन बुज़ुर्गों ने इस कुफ्रगढ़ में शम्मे तौहीद रोशन की। हुक्मरान आते रहे और जाते रहे, सतह आप पर बुलबुलों की तरह हिबाब बनाते रहे और नज़रों से ओझल होते रहे, मगर ये पाकीज़ा हस्तियाँ हमेशा जिंदा रहने वाली हैं। लाहौर में मुसलमानों की आमद के शवाहिद भी बहुत पुराने हैं। मौरखीन के मुताबिक बीबी पाक दामन के मज़ार के अहाते में 6 कब्रें बरे सग़ीर पाको हिंद में मुसलमानों की सबसे पहली कब्रें हैं। इससे पहले इस सरजमीन पर कोई मुसलमान दफन नहीं था। कहा जाता है कि यह मज़ार हज़रत रुक़ैया बिनते अली अलैहिस्सलाम अलमारूफ बीबी पाक दामन का है, जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की हमशीरा और हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा हैं। अरब और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौरखीन ने इस बात की तस्दीक की है कि ये सैयदा रुक़ैया बिनते अली का मज़ार है। कमोबेश 1000 साल बरहमन इस शहर पर हुक्मरान रहे। लौ के मंदिर से भद्रकाली के मंदिर तक पूजा पाठ होती रही। इस शहर की मशहूर कुन हवाओं के दोष पर घंटियों की आवाज़ें रक़्स करती रहीं। वादहू ला शरीक की ज़मीन पर कई खुदा आबाद हुए
और खल्क़ खुदा ने मखलूक़ खुदा से ही अपने खुदा मुंतखब कर लिए। तारीख़ के औराक अगर पलटे जाएं तो पता चलता है कि अफ़गान बादशाह महमूद गज़नवी अफ़गानिस्तान से उठा और ईरान की इस्लामी हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद हिंद के मगरबी हिस्से की तरफ मुतवज्जा हुआ। सुल्तान महमूद गज़नवी की भरपूर फ़ौजी ताकत के सबब उसे अक्सर इलाक़ों में जंग की ज़रूरत पेश नहीं आई और बेशतर हुक्मरान उसके ज़ेर नगू होते चले गए, जिनमें राजा कन्वज भी शामिल था। उसने न सिर्फ सुल्तान की अताअत कबूल की बल्कि इस्लाम कबूल करने का इक़रारनामा भी लिख दिया। जिसकी बिना पर उससे हिंद के तमाम हिंदू राजा नाराज हो गए, खुसूसन राजा कालिंजर। महमूद गज़नवी के हिंद से जाने के बाद राजा कालिंजर समेत कई राजा कन्वज पर हमलावर हो गए। कन्वज ने सुल्तान महमूद गज़नवी को मदद के लिए पुकारा, लेकिन जब तक सुल्तान उसकी मदद को पहुंचता, कन्वज शहीद हो चुका था। जिसके कुछ अरसे बाद सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने दोस्त की शहादत का बदला लेने के लिए लाहौर शहर पर चढ़ाई कर दी। लाहौर की मालूम तारीख में लाहौर पर 314 हिजरी में होने वाला ये पहला हमला था, जिसमें सुल्तान की फौज को शानदार फतह हासिल हुई। ये शहर 1000 साल में कई मर्तबा लुटा। गज़नवी हुकूमत का सिर्फ उरूज ही नहीं, जवाल भी इसी शहर ने देखा, जब गज़नी से लेकर लाहौर तक गौरिया हुकूमत कायम हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दौस, शम्स-उद-दीन अल्तमश, कई तातारी सरदार, सुल्तान महमूद तुगलक, सुल्तान महमूद शाह बिन फिरोज शाह बारबिक, सुल्तान मुबारक शाह, ईरानी बादशाह नादिर शाह, अफ़गान बादशाह अहमद शाह दुर्रानी, अहमद खान अफ़गान अब्दाली, मराठे सरदार, सिख हुक्मरान और मुग़लों ने कई बार लाहौर को मैदानी जंग बनाया और इसे गारत करके फिर आबाद किया। कच्ची मिट्टी से तामीर किए गए कदीम किले को ढा दिया। कराया। शहंशाह अकबर ने शाही किले और इसके तूलो अर्ज को इस कदर बढ़ाया कि इसमें एक शहर आबाद हो सकता था। दीवारों को इस कदर चौड़ा बनाया कि इस पर तोप आसानी से चलाई जा सकती थी। उस जमाने में दरियाए रावी की लहरें तस्वीर दीवार के कदमों के बोझ से लिया करती थी। आज ये दरिया किले से कम 2 मील दूर है। कहा जाता है कि किले के अंदर मशरिक में जो महलात और मकानात हैं वो अकबर के दौर
मैं इस वक्त शाही किले के सबसे बुलंद मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ से पूरा किला बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है। मेरे उल्टे हाथ की तरफ शीश महल है, जबकि मेरे पीछे बिल्कुल बादशाही मस्जिद का मेन दरवाज़ा है और इसके सामने हुजूरी बाग है। इसी तरह से मेरे उल्टे हाथ की तरफ मीनार पाकिस्तान नज़र आता है और मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने महाराजा रंजीत सिंह की मड़ी है, जो कि आज से कई सौ साल पुरानी बताई जाती है। इस किले में पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर लटकाने से पहले कुछ दिन कैद रखा गया। पहला दरवाज़ा दिल्ली दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इस दरवाजे से आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा रहती थी। ये दरवाज़ा दिल्ली की सिमत खुलता है और इसी के बाहर लाहौर रेलवे स्टेशन भी तामीर किया गया और इसी सिमत इंडिया के शहर अमृतसर और जालंधर वगैरह हैं। दूसरा दरवाज़ा अकबरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। जो शहंशाह अकबर ने अपने नाम से मंसूब किया और इसमें मौजूद गल्ले की मंडी को भी अकबरी मंडी का नाम दिया। आज भी ये दरवाज़ा और मंडी इसी नाम से मशहूर हैं। तीसरा मोती दरवाज़ा है, जो अब मोची दरवाजे के नाम से मशहूर है। ये दरवाज़ा अकबर के एक ख़ास मुलाजिम मोती राम के नाम से मौसूम था। मोती राम तमाम उम्र इस दरवाजे की हिफाजत पर तैनात रहा। चौथा दरवाज़ा शाह आलमी दरवाज़ा है, जो औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे के नाम से मौसूम है और इसी नाम से जाना गया। अंग्रेज़ दौर में इस दरवाजे को भी असर नौ तामीर किया गया, मगर अब इसका निशान भी मौजूद नहीं। पांचवा दरवाज़ा लोहारी दरवाज़ा है। इसका असल नाम लाहौरी दरवाज़ा था, मगर अब इसे लोहारी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। सुल्तान महमूद गजनवी के हमले के बाद जब लाहौर शहर फिर आबाद हुआ, तो इस शहर की पहली आबादी इसी दरवाजे पर कायम हुई। इसलिए इस दरवाजे को खास लाहौरी दरवाज़ा कहा जाता था। छठा मोरी दरवाज़ा। मोरी पंजाबी ज़बान में निकासी आब के लिए बनाए जाने वाले रास्ते को कहते हैं। कहा जाता है कि इस मुकाम से महमूद गजनवी की फ़ौज शहर में दाखिल होने में कामयाब हुई थी और मलिक अयाज ने जब शहर की तामीर की तो इस मुकाम पर फतह की यादगार के लिए एक छोटा दरवाज़ा तामीर कराया। इस दरवाजे के इख्तिसार को देखते हुए इसका नाम मोरी रखा गया। सातवां भाटी दरवाज़ा। ये दरवाज़ा भाट कौम से मंसूब है। अगरचे अब इस मुकाम पर भाट कौम आबाद नहीं, मगर मलिक अयाज के दौर में इस कौम ने इस शर्त पर यहाँ अपने लोगों को आबाद किया कि इस दरवाजे का नाम भाट कौम से मंसूब किया जाए। तब से इसका नाम भाटी दरवाज़ा है। आठवां टकसाली दरवाज़ा। इस दरवाजे का नाम उस इमारत से मंसूब है जिसमें मुगल शहंशाहों के सिक्के बनाए जाते थे। ये टकसाल उस दरवाजे के सामने कायम थी। रोशनाई दरवाज़ा लाहौर का नवा दरवाज़ा गिना जाता है। ये दरवाज़ा शाही किले की मगरबी दीवार के बाहर और फसीले शहर की दीवार के अंदर है।
ये दरवाज़ा दरअसल किले का दरवाज़ा है, जिसमें दाखिल हुए बगैर कोई फौज लाहौर पर कब्जा नहीं कर सकती थी। इस दरवाजे के अतराफ शाही हुक्म से रोज़ाना रात के वक्त मुनासिब रोशनी का इंतज़ाम किया जाता था, इसीलिए इसे रोशनाई दरवाज़ा कहा जाता है। मस्जिद दरवाज़ा लाहौर का 10वां दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा भी एक शाही मुलाजिम के नाम से मौसूम है। इस मुलाजिम का नाम मस्ती बलोच था और इस दरवाजे की हिफाजत इसी मुलाजिम यानी मस्ती बलोच के सुपुर्द थी। जैसे दिल्ली दरवाज़ा दिल्ली के सिमत कायम होने की वजह से जाना जाता है, इसी तरह लाहौर का 11वां दरवाज़ा कश्मीरी दरवाज़ा है, जो कश्मीर की सिमत खुलता है। बारहवां खिजरी दरवाज़ा, जो शेरांवाला के नाम से जाना जाता है। पुराने वक्तों में इस दरवाजे के नज़दीक दरियाए रावी बहता था। उस वक्त इसका नाम खिजरी दरवाज़ा था, मगर महाराजा रंजीत सिंह ने अपने दौर में इस दरवाजे पर 2 शेरों के पिंजरे रखे थे। इन पिंजरों में मौजूद शेरों की निस्बत इस दरवाजे का नाम शेरांवाला दरवाज़ा पड़ा और आज भी ये दरवाज़ा इसी नाम से जाना जाता है। 13वां ज़की दरवाज़ा, जो कि अब यकी दरवाजे के नाम से मशहूर है। इसके मुताबिक जब शहर फतह हुआ और रियाया कत्ल हुई तो पीर ज़की शहीद ने कमाल बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला जारी रखा। कहा जाता है कि पीर ज़की शहीद का तन सर से जुदा हो गया, मगर फिर भी तन उस मुकाम तक दुश्मनों से लड़ता चला गया जहां आज उनका तन दफन है, जबकि सर की कब्र दरवाजे के अंदर है। इस रिवायत के मुताबिक इस बुजुर्ग मुहाफिज पीर ज़की शहीद की 2 कब्रें हैं। एक यहाँ यानी ऐन दरवाजे में सर दफन है, जबकि कुछ फासले पर शहर में इनका जिस्म दफन है। शहर की फसील, दरवाजे और किले की पुख्तगी इस बात की मजहर है कि इस शहर की हिफाजत इस इलाके के हाकिमों के लिए कितनी अहम थी। मस्जिद और मीनारों की बैरूनी सतहें खश्ती फर्श और दीवारें सादा लाल पत्थर से बनाई गई हैं। ये मस्जिद भी अपनी तामीर से ही लाहौर के उरूज ज़वाल में बराबर की शरीक रही। कभी इसे अस्तबल बनाया गया तो कभी अंग्रेज फौज ने इसमें क़याम किया। इसके हुजरे तोड़े गए, दीवारें शहीद की, फर्श को नुकसान पहुंचा, मगर जो ही फर्जंदाने इस्लाम को उरूज मिला, अल्लाह का ये घर एक बार फिर अजानों से गूंज उठा। इसी मस्जिद की शुमाली दीवार के साथ सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का गुरुद्वारा है, जिसे गुरुद्वारा डेरा साहब के नाम से जाना जाता है। अर्जुन देव जी 1606 में यहाँ आए और शहंशाह आलमगीर से जंग के दौरान हलाक हुए, जहाँ आज भी दुनिया भर से सिख यात्री इस गुरुद्वारे पर हाजिरी देने आते हैं। इसी के सामने महाराजा रंजीत सिंह की मड़ी है। रंजीत सिंह 1839 में यहाँ मरा
और इसी मुकाम पर जलाया गया। अर्जुन देव जी से महाराजा को बहुत अकीदत थी और उसकी ख्वाहिश पर उसकी समाधि यहीं बनाई गई। किले के मौजूदा दाखिली दरवाजे के दाएं तरफ इसका दरवाज़ा है। मशरक़ी हिस्से में दुकानें हैं और ऊपर की तरफ बैठने के लिए जगह। मढ़ी और गुरुद्वारे के दरमियान किले का रोशनाई दरवाज़ा है जो आम राहगुजर थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया और मढ़ी और गुरुद्वारे के गिर्द चार दीवारी बना दी गई। बादशाही मस्जिद और शाही किले के दरमियान का बाग महाराजा रंजीत सिंह ने लगवाया था, जिसे हुजूरी बाग के नाम से जाना जाता है। महाराजा की ख्वाहिश पर इसके बीच में बारादरी तामीर की गई, क्योंकि महाराजा की पहुंच संगमरमर के इलाकों तक न थी। चुनाचा उसने हुक्म दिया कि मुसलमान उमरा के मकबरों से संगमरमर उतरवाकर इस बारादरी पर लगवा दिया जाए, जिनमें शहजादी ज़ेबुन्निसा और जहांगीर का मकबरा भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी इसकी तामीर में पत्थर की कमी रही। ये इमारत 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है। महाराजा इसके चबूतरे पर बैठकर ही दरबार लगाया करता था। रंजीत सिंह की इस मढ़ी से आगे चलें तो शाही किले और बादशाही मस्जिद उबूर करने के बाद मुगलिया दौरे हुकूमत के ज़वाल की एक और यादगार शाही मोहल्ला भी मौजूद है। यहाँ इस दौर में भी उमरा और गुजरा के उठने बैठने की जगहों को मरूबियत की नज़र से देखा जाता था। लिहाजा लोगों ने अपने बच्चों को आदाब महफिल सिखाने के लिए इन तवाइफों के पास भेजना शुरू कर दिया और इस तरह उमरा और गुजरा के साथ साथ बच्चे भी बचपन से इन बातों में मशगूल होते चले गए, जिसका अंजाम राजा रंजीत सिंह के यहाँ कब्ज़े बाजार हुआ, फिर बाजार हुस्न और फिर जदीद दौर का रेड लाइट एरिया, जहां रक्स की आड़ में जिस्म फरोशी का कारोबार शुरू हो गया। मुगल बादशाहों की तामीरात में कुछ यकसां पाई जाने वाली खूबियों में एक यकसानियत बागात हैं, जो मुगलिया तर्ज तामीर में खूबसूरती का एक अहम हिस्सा हैं। इनमें कई बाग ऐसे हैं जिनके आसार भी अब बाकी नहीं। मिर्ज़ा कामरान ने 937 से 947 हिजरी के दरमियान अपनी शाहाना रिहाइश और शान शौकत के इजहार के लिए रावी के दरमियान एक आलीशान बाग बनवाया, जिसके ऐन मरकज़ में एक बेनज़ीर यादगार बारादरी भी तामीर करवाई। ये दरियाए रावी है जिसका जिक्र लाहौर की तारीख़ में बार बार आता है। पंजाब के 5 दरियाओं में से एक दरियाए रावी, जिसका एक किनारा आज से 300-400 साल पहले शाही किले की तस्वीर दीवार से टकराता था, जबकि पीछे मेरे जो मिर्ज़ा कामरान की बारादरी है ये भी दरिया के दरमियान में आती थी।
अब ये दरिया के बाहर है और ये दरिया अब शाही किले से कम 2 मील के फासले पर है। दरिया में उठने वाली तुग़यानी ने इसके किनारों पर आबाद लोगों को दरबदर करने के साथ अक्सर मकामात को मुनहदम भी किया। इन्हीं में से एक मिर्ज़ा कामरान का बाग भी था, जिसको सबसे ज़्यादा आलमगीर के ज़माने में नुकसान पहुंचा, जब लाहौर शहर को सैलाब से बचाने के लिए इस बाग पर बंद बांधकर दरिया का रुख मोड़ा गया। इस बंद को आलमगीरी बंद लिखा जाता है। बाग तो मलियामेट हो गया, लेकिन बारादरी अब भी मौजूद है। तारीख में इस दरिया का एक वाक़या और मिलता है, जब बादशाह अकबर ने एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ बनवाया जिसे तकरीबन 1000 आदमियों ने इस दरिया के अंदर धकेला था, और इस दरिया के ज़रिए वो जहाज़ दरियाए सिंध तक पहुंचाया गया और दरियाए सिंध से समंदर तक पहुंचाया गया। मगर अब इस दरिया की गहराई इतनी नहीं है कि इसमें जहाज़ चलें, अब इसमें सिर्फ ये छोटी कश्तियाँ ही चला करती हैं। कई सौ साल से बदस्तूर खड़ी इमारत को इस अरसे में दरिया ने काफ़ी नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन इसके बावजूद ये मुस्तहकम व मजबूत बारादरी आज भी देखने वालों के लिए पुरकशिश मंजर पेश करती है। इन्हीं मिस्मार होने वाले बागों में एक बाग शहजादी ज़ेबुन्निसा का भी था, जिसको 1646 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने अपनी बेटी शहजादी ज़ेबुन्निसा के लिए बनवाया। लेकिन शहजादी ने यह बाग अपनी कनीज़े ख़ास मियाँ बाई को तोहफे में दे दिया, और जिस इमारत को आज चौबुर्जी के नाम से जाना जाता है, ये इस बाग का आलीशान दरवाज़ा था। जिसका अनोखा और मुनफरिद अंदाज़ तामीर और कशीदाकारी अपनी मिसाल आप थी। ये बेहंगम और शोर मचाता ट्रैफिक चौबुर्जी चौराहे के इर्द गिर्द रवांदमा है। ये चौबुर्जी मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने अपनी बेटी ज़ेबुन्निसा के लिए तामीर की थी, और इस चौबुर्जी के इर्द गिर्द एक वसी व अरीस और आलीशान बाग था। हवादिस ज़माना ने उस बाग के नामो निशान को मिटा दिया है और उसकी जगह मीलों फैली आबादी अब यहाँ कायम है। लाहौर के कदीम बागों में एक बाग शालामार आज भी अपनी खूबसूरती और इनफरादियत में यकता है। 1047 हिजरी में इस बाग को शहंशाह शाहजहां ने शहजादियों के हम्माम खाने के तौर पर तामीर करवाया। इस बाग की ज़मीन मेहरमंगा नामी शख्स की थी, जो खुद एक माली था। मेहरमंगा ने शहंशाह को यह ज़मीन तोहफे में दी। शहंशाह ने इस पर बाग बनवाया और माधोपुर से एक नहर बाग तक खुदवाकर इस बाग का इंतज़ाम मेहरमंगा के हवाले कर दिया। कई सदियों तक मेहरमंगा और उसका ख़ानदान इस बाग की बागबानी करता रहा। यह खूबसूरत बाग मुग़लों की जमालियाती हिस्स का अनमोल नमूना है। इसकी राहदारियाँ और इसके खदोखाल आज भी अपनी आगोश में सितवत शाही की तमाम रंगीनियाँ समेटे हुए हैं। यूँ तो शहर लाहौर और इसके क़ुर्ब जवार में मकबरा दाई अंगा से लेकर मकबरा ज़ेबुन्निसा, मकबरा अनारकली, मकबरा जानी खान और दीगर कई मकाबिर मौजूद हैं। मगर इन तमाम मकाबिर में मुग़ल बादशाह जहांगीर के मकबरे को ख़ास अहमियत हासिल है। ये मकबरा फसीले शहर के बाहर है और एक वसी व अरीज़ बाग के ऐन वस्त में है।
इस मकबरे की ख़ास बात यह है कि इसकी तामीर से पहले बर्रे सग़ीर में तमाम मुग़लिया इमारत लाल पत्थर से तामीर की जाती थीं, मगर यह मकबरा मुग़लिया तर्ज़ तामीर में एक बहुत बड़ी तब्दीली साबित हुआ। इसमें पहली बार संगमरमर का बेपनाह इस्तेमाल किया गया। ये कब्र मुग़ल बादशाह जहांगीर की कब्र है, जिसे तारीख़ शहज़ादा सलीम के नाम से जानती है। इस मकबरे की ख़ास बात यह है कि इस इमारत को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि मुग़लिया तर्ज़ तामीर में एक ट्विस्ट आया। इससे पहले जितनी भी इमारतें तामीर की गईं वो लाल ईंटों से तामीर की गईं, और ये पहली इमारत है जिसे संगमरमर से तामीर किया गया। इस इमारत की तामीर के बाद ही शाहजहाँ को ताजमहल बनाने का ख्याल आया, वरना इससे पहले कोई इमारत मुग़लिया तर्ज़ तामीर में ऐसी नहीं है जो संगमरमर से बनी हो। और इस इमारत की एक ख़ास बात यह है कि 16वीं सदी में जब इस इमारत की तामीर की गई और जो पत्थर और जो डिज़ाइन यहाँ पर बनाए गए वो तकरीबन अपनी असली हालत में मौजूद हैं, और यहाँ वो वहशत और वीरानी नहीं है जो दीगर इमारतों में हमें नज़र आती है। – 1817 में महाराजा रंजीत सिंह ने इस मकबरे को तहस नहस कर दिया। इसके अलावा जब अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह ने हमले किए तो ईरानियों और दुर्रानियों ने गुलकारी को जवाहिरात समझकर जगह जगह से उखड़वा लिया। इस कदर जवाल के बाद भी इस मकबराए आलीशान का हुस्न कायम व दायम है। तामीरात का ये दौर सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता। 18वीं सदी में जब बरतानवी हुकूमत का दौर शुरू होता है तो लाहौर में तर्ज तामीर का एक नया अंदाज देखने में आता है। इनमें लाल ईंटों के इस्तेमाल के अलावा वसी व अरीज और मजबूत ऊंची दीवारों की मुमासलत पाई जाती है, जिनमें किले नुमा लाहौर रेलवे स्टेशन 1859 में जॉन लॉरेंस नामी मेमार ने बनवाया। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज की गिरजे नुमा वसी इमारत, जिसे कन्हैया लाल नामी मेमार ने 1874 में बरतानवी तर्ज पर तामीर कराया। इसी रंगो अंदाज में कुछ और इमारत को बरतानवी राज के एक और इंजीनियर सर गंगाराम ने बनवाया। गंगाराम न सिर्फ इंजीनियर था बल्कि फलाही जज्बा रखने वाला इंसान था। गंगाराम की लाहौर में बनाई गई तामीरात में सर गंगाराम अस्पताल और लेडी मैकलेगन गर्ल्स हाई स्कूल इसी जज्बे के तहत अपने ही सरमाए से तामीर की। इसके अलावा लाहौर की चंद और अहम इमारत भी सर गंगाराम ने तामीर कराईं, जिनमें म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स, जिसे आज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा GPO सेंट एंथोनी स्कूल, लाहौर हाई कोर्ट, हैले कॉलेज, पंजाब यूनिवर्सिटी का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और म्यू अस्पताल का एल्बर्ट विक्टर विंग भी शामिल हैं। इस शहर की सरजमीन से हर फ़िक़े और मजहब से मुंसलिक लोगों का ताल्लुक़ रहा। गर्ज इस शहर की हवा में न सिर्फ अज़ानें सफ़र करती हैं बल्कि हर मजहब के पैरोकारों की अपने अपने खुदा को पुकारने की सदाएं भी शामिल हैं। शायद इन्हीं हवाओं का असर यहाँ के रहने वालों के दिलों में सरायत कर चुका है। यही वजह है कि ये शहर हमेशा से मजहबी रवादारी में अपनी मिसाल आप रहा। या हबीबी या मुहम्मद या शफीई या मुहम्मद। ईद और 12 रबीउल अव्वल की खुशियाँ हों या मुहर्रम का सोग, लाहौर के तमाम मुसलमान बाहमी यकानगत और भाईचारे से मनाते हैं। इन मिलादों, जलसों और जुलूसों में शिया, सुन्नी और दीगर फ़िक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भरपूर शिरकत करते हैं और अपने अपने अंदाज में नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। यहाँ हर मज़हब के मानने वाले अफराद मजहबी आज़ादी के साथ आबाद हैं। ये रवादारियाँ, ये आजिज़ियाँ, ये पनाह बख्शियाँ इस शहर के रगो पै में शामिल हैं। शायद ये दुआ है इस शहर के बासियों को उन जलीलुल क़द्र बुज़ुर्गों की जिन्होंने इस शहर को आबाद किया।
जिन्होंने न सिर्फ इस शहर की ज़मीन पर कदम रखा बल्कि यहाँ क़याम का एहतमाम रखा और यहीं सुपुर्द खाक किए गए। हज़रत शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत याकूब ज़ंजानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्तियाँ शामिल हैं। बात मज़हब की हो या इल्म फ़रासत की, लाहौर शहर ने पीछे रहना नहीं सीखा। इल्म अदब से लाहौर का चोली दामन का साथ रहा है। इस सरजमीन ने कई नामी गिरामी अदीबों और शायरों को परवान चढ़ाया। ऐसी भी शख्सियात हैं जिनकी जाए पैदाइश बज़ाहिर लाहौर तो नहीं, लेकिन आला तालीमी मेयार और तालीमी इदारों के पेश नज़र अपनी सलाहियतों को मज़ीद उजागर करने के लिए इस शहर को उन्होंने अपना मस्कन बनाया, जिनमें सफ़े अव्वल पे कुदरतुल्लाह शहाब, फैज़ अहमद फैज़, मुमताज़ मुफ्ती, मोहसिन नकवी, अशफाक अहमद, बानो कुद्सिया,
परवीन शाकिर, अहमद फराज, अमजद इस्लाम अमजद। खुद अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता है वो, नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता है वो। समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं, समझ में कुछ नहीं आता उसे कैसे बताऊं मैं। अज़ल से आज तक जितने मोहब्बत करने वाले हैं सभी की कहानी है, नई लगती तो है लेकिन हकीकत में पुरानी है। और वासिफ अली वासिफ जैसे नामों को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं। या वो कश्मीर से फौरन निकले वरना भारत से तिजारत ही सही, चूंकि मुजरिम नहीं पकड़ा जाता चलिए मुजरिम की मजम्मत ही सही है। नामुकम्मल ही पहन लो कपड़े, कुछ नहीं है तो सकाफत ही सही है। ये हब से मुस्तकिल टूटे किसी सूरत हवा आए, ये हब से मुस्तकिल टूटे किसी सूरत हवा आए, कहीं से गुंग बस्ती में कोई संगे निदा आए। बात सिर्फ अदब की ही नहीं, बल्कि अगर आर्ट यानी फ़नून लतीफ़ा की हो तो ज़माना कदीम से ही शहर लाहौर इसकी पहचान रहा है। मुसव्विरी हो, मुजस्मा साजी हो या खत्ताती के फ़न पारे हों, लाहौर की न सिर्फ तारीख़ भरपूर है बल्कि आज भी यहाँ रहने वालों में फ़न व सक़ाफ़त से वही लगाव मौजूद है जो कल था। जिंदा दिलाने लाहौर आज भी फ़नून लतीफ़ा से मुताल्लिक़ बेशुमार महफ़िलों का इनेकाद करते हैं। मौसीकी, थिएटर और ड्रामा की बात करें तो लाहौर ही वो पहला नाम है जो जहन में उभरता है। इन थिएटरों में फ़न व मौसीकी की रंगारंग महफ़िलों का भी एहतमाम किया जाता है। यहाँ पर फ़न के फ़रोग़ के लिए फ़नून लतीफ़ा की तालीमात के कई इदारे भी कायम किए गए हैं। जहाँ पर तलबा व तालिबात आर्ट की मुख्तलिफ़ इक़साम की बाकायदा तालीम लेकर न सिर्फ अपने मुल्क की सक़ाफ़त बल्कि बैनुल अक़वामी कल्चर को भी मुतारिफ़ करा रही हैं। यहाँ हर साल अलहमरा आर्ट काउंसिल में वर्ल्ड परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है। दुनिया भर में ऐसे शहर जो फ़न व सक़ाफ़त की वजह से मशहूर हों, ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद को बाइसे तारीफ़ समझते हैं। सिनेमा की बात करें तो लाहौर में 1913 में 88 सिनेमा घर थे, जो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत की अदम तवज्जो के बाइस 1973 में 63 और अब मौजूदा सन में 23 रह गए हैं।
ताहम हुकूमत की जानिब से भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी उठने के बाद इसमें कुछ बेहतरी आई है। इसके अलावा लाहौर के थिएटर्स में तलबा और तालिबात मुख्तलिफ सबक आमूज ड्रामे पेश करते हैं जो मुल्की सकाफत को उजागर करते हैं। लाहौर की बात हो और सियासत की बात ना हो, मुमकिन नहीं। मुगलों का ज़माना हो या अंग्रेज़ दौर हुकूमत, हर दौर में लाहौर शहर बिसाते सियासत का अहम मोहरा रहा है। माजी में कोई भी मुगल बादशाह या हिंदू महाराजा जब तक लाहौर में अपने कदम न जमा लेता, तब तक वो बर्रे सगीर पाको हिंद खुसूसन पंजाब पर कब्जा नहीं कर सकता था। क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक निफ सदी गुजर जाने के बाद भी लाहौर शहर की सियासी अहमियत जूं की तूं है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर बदकिस्मती से 32 साल फौजी डिक्टेटर्स इक़्तिदार पर काबिज रहे। जबकि बकिया 29 साल अवामी नुमाइंदगी रही। चूंकि लाहौर शहर मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब का मरकज है और यहाँ होने वाली हर सियासी तब्दीली का असर पूरे सूबे की आवाम पर पड़ता है, इसलिए मुल्क की बड़ी सियासी जमातें लाहौर को अपनी सियासी सरगर्मियों का मरकज बनाना जरूरी समझती हैं। लाहौर को सयाहत के हवाले से मरकजी अहमियत हासिल है। जिसकी वजह से सालाना बड़ी तादाद में दुनिया भर से सयाह लाहौर शहर का रुख करते हैं। सूबा पंजाब का एक अहम शहर होने के साथ साथ यह पंजाब के दूसरे शहरों से मामूली सी मुसाफत पर है, जिसकी वजह से इसकी मरकजियत में इजाफा होता है। यही वजह है कि हुकूमत पंजाब के टूरिज्म डिपार्टमेंट को अच्छा खासा मुनाफा हासिल हो जाता है। सूबाई दारुल खिलाफा होने के नाते हुकूमत पंजाब के तकरीबन तमाम मरकजी दफातर यहाँ मौजूद हैं, जिसमें हाई कोर्ट, वापडा हाउस, स्टेट बैंक, सूबाई असेंबली, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, जीपीओ वगैरह शामिल हैं। लाहौर में इस वक्त दो बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स भी मौजूद हैं, जिनमें से एक कोट लखपत और दूसरा सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया रायवन के करीब मौजूद है। इन दोनों इंडस्ट्रियल जोन्स में कसीर तादाद में फैक्ट्रियां मौजूद हैं,
जहां हजारों अफराद मईशत का पहिया चलाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान की 3 बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस में लाहौर स्टॉक एक्सचेंज दूसरे नंबर पर है, जहां पर रोजाना करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। यहां पर औरतें भी मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक लाहौर शहर में 30% खवातीन सनतों, दफातर, रेस्टोरेंट्स और दीगर इदारों में काम कर रही हैं। लाहौर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट शाह आलम में मौजूद है, जहां पर ताजिर हर किस्म की अशिया का कारोबार करते हैं, जिससे हुकूमत पाकिस्तान को सेल्स टैक्स की मद में खती रकम हासिल होती है। अनारकली बाजार हो या फोर्ट्रेस स्टेडियम, लुंडा बाजार से लेकर लिबर्टी मार्केट तक लोगों से खचाखच भरे रहते हैं और ख़रीदार मुख्तलिफ अशिया की खरीद व फरोख्त में मसरूफ़ नज़र आते हैं। लाहौर के इन बाज़ारों में ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ दस्तयाब होती है। ख़ास तौर पर शाम के वक्त इन बाज़ारों की रौनक में 4 चांद लग जाते हैं, जब लोग अपने अपने काम काज से फारिग होकर इन बाज़ारों का रुख करते हैं। कुछ का मकसद ख़रीदारी करना होता है, जबकि बाज़ महज तफरीह की गर्ज से आते हैं। कुछ बाज़ार मखसूस किस्म की अशिया के लिए मशहूर हैं, जैसे उर्दू बाज़ार में इल्म व अदब का ख़जाना मुयस्सर है। तालीमी, तफरीही, शायरी, तहक़ीक़ी और निसाबी गर्ज हर तरह की कुतुब यहाँ दस्तयाब हैं। कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ सामान दरकार हो तो हफीज़ सेंटर और हॉल रोड की मार्केट्स मौजूद हैं, जहाँ मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर्स वगैरह के तमाम स्पेयर पार्ट्स दस्तयाब हैं। अनारकली और इचरा बाज़ार में हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद घूमते फिरते और ख़रीदारी करते नज़र आते हैं। अगर हम फोर्ट्रेस स्टेडियम या गुलबर्ग और डिफेंस के बाज़ारों का रुख करें तो आम तौर पर यहाँ उमरा ही शॉपिंग करते नज़र आते हैं। लाहौर का एक और अहम बाज़ार लुंडा बाज़ार है, जो कम आमदनी वाले लोग, खासकर मजदूरों की तवज्जो का मरकज़ है। लाहौर शहर में बाज़ारों के कुछ हिस्से सिर्फ ख़वातीन के लिए मखसूस हैं, जैसे अनारकली का बानो बाज़ार और इचरा बाज़ार, जहां हर वक्त ख़वातीन दुकानदारों से कीमतों में नाप तोल करती नज़र आती हैं। इन बाज़ारों में सिर्फ ख़वातीन की ज़रूरत का सामान मिलता है, जैसे चूड़ियाँ, मेकअप का सामान, कपड़े और सैंडल्स वगैरह। शाही किले के पीछे वाक़े टकसाली बाज़ार लाहौर की मशहूर खेड़ी का मरकज़ है। खूबसूरत डिज़ाइनों वाले खुस्से और पेशावरी खेड़ी भी यहीं मिलती हैं। ये बाज़ार ग्राहकों से भरा रहता है और लोग नित नए डिज़ाइनों की चप्पलें खरीदने में मसरूफ़ नज़र आते हैं। शालवी मार्केट और इससे मुल्हिका बाज़ार जैसे आज़म क्लॉथ मार्केट, सोहा बाज़ार और रंग महल वगैरह ख़ास तौर पर होलसेल्स के लिए मखसूस हैं। कपड़ा हो या खाने पीने की अशिया, सुई से लेकर सोना तक, गर्ज हर चीज़ इन बाज़ारों में मुयस्सर है। इसके अलावा लाहौर में और भी बहुत से बाज़ार और शॉपिंग सेंटर्स हैं, जहां लोगों की बड़ी तादाद हर वक्त ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आती है। खाने पीने के मामले में फूड स्ट्रीट लाहौर की पहचान समझी जाती है। गवाल मंडी फूड स्ट्रीट हो या अनारकली की, यहाँ की रौनक देखने से ताल्लुक़ रखती है। दोपहर के वक्त दुकानदार अपनी तैयारियों में मसरूफ़ रहती हैं और ट्रैफिक रमा दमा होती है, मगर ग़ुरूब आफ़ताब के बाद यहाँ ट्रैफिक बंद और लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है, जो तुलुए आफ़ताब तक कायम रहती है। फूड स्ट्रीट में हर किस्म के खाने दस्तयाब होते हैं।
देसी खाने हों या बारबेक्यू, चाइनीज़ हो या पाकिस्तानी, हर किस्म की डिशेस से लुत्फ़ अंदोज़ आप हो सकते हैं। इसके अलावा लाहौर में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर बेशबहा खानों के डेरे हैं। इन जदीद रेस्टोरेंट्स की ख़ास बात यह है कि इनमें लाहौर की मखसूस सकाफ़त को उजागर किया गया है। कुर्सियों के साथ साथ चारपाइयाँ भी बिछी हुई हैं। बांसुरी और तबले की धुन कदीम लाहौरी सकाफत की याद ताज़ा करती है। अगर हम MM आलम रोड का रुख करें तो जदीद लाहौर का एहसास होता है। वक्त गुजरता रहा और लाहौर शहर ज़माने की नशो फराज का शाहिद बनता रहा। हर दौर के बाद एक नया दौर अपने नक़ूश सब्त करता रहा। जिद्दत परवान चढ़ती रही और लाहौर शहर में भी वुसअत आनी शुरू हुई, लेकिन एक फ़र्क के साथ। जदीद लाहौर या न्यू लाहौर के नाम से पहचाना जाने वाला शहर डिफेंस, बहरिया टाउन, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, कैंट एरिया, अल्लामा इकबाल टाउन और अस्करी जैसी बड़ी सोसाइटीज़ पर मुश्तमिल है। यहाँ कुशादा सड़कें, महलात जैसी अजीमुशान कोठियाँ, सुपर स्टोर्स जा बजा नजर आते हैं। यहाँ आज के दौर की तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ के लोगों का तर्ज ज़िंदगी और ज़रिया माश कदीम लाहौर के रिहायशियों से मुख्तलिफ है। यहाँ के रिहायशी इलाके कदीम लाहौर की निस्बत सुनसान होते हैं। खुशी और गमी के मौक़ों के अलावा यहाँ के रिहायशी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही मशगूल रहते हैं। लाहौर के बढ़ते हुए रकबे को अक्सर लोग लाहौर नहीं मानते। वो कहते हैं कि लाहौर सिर्फ ईंट गारे से बने शहर का नाम नहीं। लाहौर के बासियों के वो रंग जो अंदरूने शहर पाए जाते हैं, उनके बगैर आलीशान शहर तो तामीर किया जा सकता है, मगर उसे लाहौर नहीं बनाया जा सकता। अंदरूने लाहौर की बलखाती गलियां, घरों के बाहर थड़े पर बैठे खुशगप्पियां करते लोग, पड़ोसियों की खैरियत दरियाफ्त करती खवातीन, दिन भर चहल पहल और रात होते ही कारोबारी ज़िंदगी का नींद की आगोश में चले जाना, यही लाहौर है।